अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अजीज़ुर रहमान और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और वो एक आसान सा टॉपिक है लेकिन बड़ा अप्लाइड है, इसलिए कि थ्रू आउट कैलकुलेशन ये टॉपिक इस्तेमाल होता है। और टॉपिक का नाम है स्टोइचियोमेट्री। और स्टोइचियोमेट्री ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की, जिसमें हम मुताला करते हैं रिलेटिव अमाउंट्स का। किन के रिलेटिव अमाउंट्स? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव अमाउंट्स का। कौन से रिएक्टेंट जो और प्रोडक्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं। इसका मतलब है इस टॉपिक का ताल्लुक कैलकुलेशन से है। और रिलेटिव अमाउंट क्या है? किताब वाले ने इसको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किया है और स्टूडेंट इस टर्म से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। ये निस्बती मिकदारें हैं, रिलेटिव अमाउंट्स हैं। किनकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। हमें कौन बताता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन मिकदारों के मुताले का नाम स्टोइचियोमेट्री, और स्टोइचियोमेट्री लिया गया है दो लातीनी लफ्जों से। एक स्टोशियोन है और स्टोशियोन का मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मीट्री मेजरमेंट। फिर वही बात आ जाती है कि इस टॉपिक में हम बैलेंस्ड इक्वेशन में हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों का, निस्बती मिकदारों का, रिलेटिव अमाउंट का मुताला करेंगे। मसलन STOICHI स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन का 1 मोल है या 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, ये भी 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है और ये 44 ग्राम है। हर 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप इसे हाफ करें ये 6 बन जाएगा, इसे हाफ करें ये 16 बन जाएगा। इसका मतलब है 6 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आप हाफ करने की बजाय इसको डबल करें, ये भी डबल हो जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। और फिर यहां मैंने मिसाल दी है किसकी? मास की। यही रेशो वॉल्यूम में भी हो सकती है और यही रेशो मोल में भी हो सकती है। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल। ये रेशो बताती है हमें मासेस के दरमियान, मोल्स के दरमियान, और अगर गैसेस हों तो उनके वॉल्यूम के दरमियान। ये रेशो कौन बताती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये 12 ग्राम कार्बन, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हैं? ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। और अगर स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हमें मालूम हों तो हम इस रेशो से को इस्तेमाल करते हुए किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है। 2 लॉज इस्तेमाल होते हैं किसमें? स्टोइचियोमेट्री में, और उनको कहा जाता है लॉज यूज्ड इन STOICHIOMETRY। नंबर 1, लॉ ऑफ CON, कंजर्वेशन, SERVATION, conservation of mass. Number 2, law of
डेफिनेट प्रोपोर्शन, PROPORTIONS. Number one, law of conservation of mass. Number two, law of definite proportion. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन, कंजर्व, जूं का तू रहना, बाकी रहना, तब्दीली नहीं होनी, बढ़ना या कम होना नहीं होगा। क्या चीज बढ़ती नहीं है? जूं की तू रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन? मास। किन का मास? रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली चीजों का मास जूं का तू रहता है, उसमें कोई इजाफा या कमी नहीं होती। और हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, मास और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और उसका सबूत क्या है? रिएक्टेंट यहाँ दो हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन के 12 ग्राम है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम है। टोटल मास बनता है 44 ग्राम। प्रोडक्ट का मास भी आएगा 44 ग्राम। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एटमों की तादाद जूं की तू रहती है। एटम की तादाद तब्दील नहीं होती। अगर तादाद भी तब्दील नहीं होगी तो फिर मास भी तब्दील नहीं होगा। मास रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। रिएक्शन के दौरान इसकी, इन दोनों की अक्सर चीजें तब्दील हो जाएंगी। इनका कलर चेंज हो सकता है, इनकी स्टेट चेंज हो सकती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन एक चीज तब्दील नहीं होती और उसे हम कहते हैं मास। मास इज कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हकीकत देखने में ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन हकीकत में ये सबूत है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। और हमसे पूछा जाता है कि जी ये न्यूमेरिकल, ये हिसाबी सवालात, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बगैर नहीं हो सकते। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी पानी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगी। और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2 है। इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि रेशो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। तादाद जूं की तू रहेगी, मास चेंज हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये दो लॉज हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसमें? स्टोइचियोमेट्री में। अब इसकी दो अजम्पशंस हैं और उसे वहां लिखेंगे हम अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ASSUMPTION, assumptions of STOICHIOMETRY. Number one, reactants are completely converted into products if present in stoichiometric amount. STOICHIOMETRIC. सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा अगर मिकदारें स्टोइचियोमेट्रिक हों। 12 ग्राम, 32 ग्राम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है। वो मिकदारें हैं जिनसे हम रिएक्शन शुरू करेंगे और ये मिकदारें हमें बताई हैं किसने? केमिकल इक्वेशन ने। हर 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। आपने क्या किया है? 12 ग्राम कार्बन तो ले लिए, 40 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए। उस 40 में से खर्च होगी 32 ग्राम, बाकी बच जाएगी 8 ग्राम। तो यहां पर सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। शर्त क्या है?
कि अमाउंट 12 और 32 की रेशो में होनी चाहिए। इसलिए किताब वाले ने भी लिखा है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये शर्त नहीं रखी कि अगर मिकदारें वो ही हों जो इक्वेशन बता रही है, और इक्वेशन की बताई हुई अमाउंट्स को हम स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, नो साइड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। मसलन यहां पर क्या होता है, 1-2 ग्राम कार्बन जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूरी 12 ग्राम कार्बन इस्तेमाल नहीं हो रही। वो एक झेली रिएक्शन है, वो ज़िमनी रिएक्शन है, साइड रिएक्शन है। लेकिन कैलकुलेशन के दौरान हम इन साइड रिएक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि 12 की 12 ग्राम कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में खर्च हो रही है। अगर कोई साइड रिएक्शन हो भी रहा हो तो कैलकुलेशन के दौरान उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब है जी न्यूमेरिकल या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 1, मोल रिलेशनशिप। नंबर 2, मास मोल रिलेशनशिप। नंबर 3, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और नंबर 4, मास रिलेशनशिप। नंबर 5, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा गैसेस के लिए। एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल दिए हुए होंगे, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल हम मालूम करना होंगे, लेकिन इसके लिए हमें इक्वेशन से उन दोनों के दरमियान मोल रेशो मालूम करना होगी। एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल हम मालूम कर सकते हैं। एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है अगर वो गैस की शक्ल में हो। एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मालूम किया जा सकता है। और अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस की शक्ल में हो, एक गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।